हेलो और वेलकम। आज हम लोग वीडियोस में क्या देखने वाले हैं कि बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे टेलीग्राम पे और मेल पे कि अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, मतलब एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अगर एमसीक्यू है तो उसका क्या अप्रोच होगा, नेट का क्या होगा, और नेगेटिव मार्किंग है तो हमारा जो एग्जामिनेशन हॉल में जो सीन होना चाहिए, हमको कैसे समझना चाहिए कि हम अपना टाइम को यूटिलाइज करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो ये वीडियो उसी पे होगा। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम को आपको कैसे हैंडल करना है और मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं उससे पहले आपको क्या क्या करना है और एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। आपको सबसे पहले अपना कैरी ऑल नेसेसरी मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल है आपको, आपका हॉल टिकट, वो सब आपके पास होना चाहिए और कूल होना चाहिए। एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद ले लेनी चाहिए। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोएंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपके एग्जाम पे वो अफेक्ट करेगी। इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉलो करने का क्या मतलब है कि आप पहले इंस्ट्रक्शन कायदे से पढ़ लिए। कभी कभार क्या होता है कि सिलेबस तो आपका जो होता है उसके बाद भी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो आपको अवेयर होना चाहिए। कभी आप खुद देखते होंगे, आपके दोस्त बाहर निकलते होंगे, अरे वो देखा, वो उस नंबरिंग उसने माइनस की जगह पे प्लस करना था, या जो क्वेश्चन पूछा गया था और जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इंस्ट्रक्शन थोड़े से डेविएट थे ब्रोशर जो सिलेबस में इंस्ट्रक्शन दिए थे उससे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा मैनेज योर टाइम और मेक स्ट्रेटेजी फॉर राइटिंग एंड आंसर। यहाँ पे राइटिंग एंड आंसर में आपका एमसीक्यू भी है और एमएसक्यू भी है और नेट भी है, और यहाँ पे आपके मैनेजमेंट में ये आता है। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच बहुत ही सिंपल होगी। जो आपको सबसे पहले आता है उसको सॉल्व करिए। सबसे आसान होता है कि जो आपको आता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिए। अब उसमें भी आप देख लिए, आप अपने क्वेश्चन आंसर के पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए। तीन पार्ट में कैसे, क्या मतलब है? कभी कभार क्या होता है, जो एक एक क्वेश्चन होते हैं जो आप जब पढ़ते हैं तो उसका आंसर आपको फौरन पता होता है, तो आप उसको फौरन लगा लेते हैं, उसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता है। तो पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फिर उसके बाद बचा आपका पार्ट 2 और पार्ट 3। ये दोनों को आपको कैसे चूज करना है। कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। कुछ कैलकुलेशन से मतलब क्या है कि कुछ आपका एमएसक्यू भी होता है और एमसीक्यू भी होता है, उसमें भी आपको न्यूमेरिक, उसमें भी आपको सॉल्यूशंस कुछ करने पड़ते हैं। नेट का तो ऑलरेडी है ही है आपको कि नेट को आपको सॉल्व करना ही करना है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो नेट तो आपको सॉल्व करना है, तो वो आप बाद में रखिए। उसमें भी अगर आपको जो आता है अच्छा है और आसान लगता है, फॉर्मूला बेस्ड है, उसको पहले सॉल्व करिए। तो पहली स्ट्रेटजी क्या होगी कि जितनी चीज़ें आपको आती है, अच्छे से आती है, आप उसको पहले सॉल्व करके ख़त्म कर लिए। फिर जिसमें आपको कैलकुलेशन लग रहा है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे एमएसक्यू हो और नेट का थोड़ा भारी क्वेश्चन हो, तो उसको सॉल्व करिए। जिसमें क्वेश्चंस तो लेंदी नहीं होते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं और वो आपको आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका आता है कि क्वेश्चन भी बहुत लेंदी होता है, क्वेश्चंस भी बहुत लेंदी होते हैं, पढ़ने में भी टाइम जाता है, तो उसको आप बात के लिए रखिए। क्योंकि आप पहले ही जब लेंदी क्वेश्चन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपके पास टाइम कम रहेगा। तो उससे क्या होगा, एंग्जायटी डेवलप होगी, आपको टेंशन होगी कि मेरा इतना क्वेश्चन अभी बाकी है, मुझे और सॉल्व करना है। तो उसमें आप थोड़ा सा नर्वस भी हो सकते हैं और क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको अच्छे से आता है, जो डायरेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चंस को आपको उसमें रखना है कि आपको अच्छे से तो आता है बट उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल लगेगा, तो उसको आपको थोड़ा लेट बाद में करना है। फिर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है उसको पहले सॉल्व करिए। अब पोर्शन आता है कि जो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा है उसको लास्ट में करिए, तो आपके पास टाइम भी बचेगा और आप ऑलमोस्ट बहुत से क्वेश्चन कर भी रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। अब क्या करना है आपको, अब समझिए यहाँ पे अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीजें चेक करनी है आपको। अब आपको चेक करना है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब किताब है। आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, चाहे एमएसक्यू हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो एमसीक्यू हो। तो जिसमें नेगेटिव मार्क नहीं है उस क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं ना। और जिसमें नेगेटिव मार्क है उसमें आपको ये देखना है कि आप 100% श्योर हैं कि नहीं है। उसके बाद आपकी श्योरिटी 95% होनी चाहिए, और ऐसे आप 1 2 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए। इससे ज़्यादा नेगेटिव मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता हो कि आपने जो 10 क्वेश्चन सही किए हैं या जो क्वेश्चन आपने सही किए, मान लीजिए 20 हो गया या 20 क्वेश्चन सही हैं, इसमें आपको फुल नंबर मिल जाए
और आप क्वालिफाई कर जाए, बशर्ते कि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए तो ये नेगेटिव मार्क आपके फुल क्वेश्चन को माइनस कर देगा और आपकी रैंक गिर जाएगी। तो जब तक आप श्योर ना हो, हाँ 2 से 3 मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अप्रोचेबल हैं, वहां पे आप कर पा रहे हैं। बट अगर नहीं है तो प्लीज अटेम्प्ट मत करिए, नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा रैंक नीचे चली जाती है। अब आपको क्या करना है, श्योर नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स होइए, वो सोचिए कि वो कहाँ पे मिला, पढ़ा था आपने, कैसे था, क्या था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है एग्जाम में एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन इजी नहीं होते, वो आपकी मेंटल स्टेटस आईक्यू को चेक करने के लिए होता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं पाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। तो या तो उसका आंसर बहुत ही ट्रिकी होगा कि आपको जो लग रहा होगा कि ये आंसर होगा, तो हो सकता है वो आंसर हो ही ना, जो आपको हमेशा लगता है जैसे आपको जो मालूम है 100% श्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कदार लगता है कि अरे मे बी बी हो सकता है, मे बी सी हो सकता है, मोस्ट ये लग रहा है कि सी होगा, चलो सी लगा देते हैं। तो ये चलो वाला जो कॉन्सेप्ट है, मे बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको एग्जाम में थोड़ा दूर रखिए। इन क्वेश्चंस को आप पहले से शॉर्ट आउट करके रखिए कि मेरा क्वेश्चन, मेरा टॉपिक कौन से टॉपिक मे बी में जा रहा है, उसमें 100% श्योर हुई है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके सारे टॉपिक्स पे आप एकदम कमांडिंग होने चाहिए, उसको दोबारा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़िए कि वो हमेशा याद रहे, उसका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो पढ़ने के बाद जो आपने उसमें 4 से 5 घंटा या 2 से 3 दिन दिया है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। तो आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, मे बी सेक्शन में वो नहीं जाने चाहिए। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि और लड़के क्या गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या गलती करते हैं कन्वर्जन में। जब आप फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एक एक स्टेप आराम से लिखिए, क्योंकि एक बार गलत कर देंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, फिर से उसी क्वेश्चन को आप 10 और टाइम देंगे। तो पहली बार में उसको अच्छे से कोशिश करिए करने की, पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या क्या दिया गया है वो लिखिए, कन्वर्जन करना है, आपको आंसर मैच कराना है तो वो लिखने की कोशिश करिए। अब जैसे क्या था, अब एक क्वेश्चन मुझसे टेलीग्राम में पूछा गया, डेंसिटी से रिलेटेड था, वो ड्रेनेज डेंसिटी थे से, उसमें क्या होता है आपका लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो मीटर था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, तो कन्वर्जन में इतना इश्यू हो रहा था कि मीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किलोमीटर को किलोमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से। उसका मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं ना। और आपने 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ी है वही कन्वर्जन यहाँ पे भी यूज होगा, उसी बेसिस पे हम काम करेंगे। तो इस वीडियो का पूरा मकसद यही था कि आपको बहुत धैर्य से काम करना है। अब हम आपको थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी बता देते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बेसिकली गेट और नेट के बारे में कि होता क्या है। अब जैसे आपको गेट जैम के बारे में पता है, गेट के बारे में भी पता है और नेट के बारे में पता है। नेट थोड़ा सा टफेस्ट एग्जाम होता है, गेट और जैम आप रिलेटिवली इजी एग्जाम होता है, आप क्लियर कर सकते हैं। जैम में आपका एमसीक्यू पार्ट होता है, 1 से 30 होता है। इसमें 1 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान टाइप से होते हैं, ये आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें आप पूरा का पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। हम ये मानते हैं 20 to 30 थोड़ा सा टफ होता है, मगर इतना भी टफ नहीं होता, आप इसको बात के लिए रख सकते हैं अगर करना चाहें तो। बट ये 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। एमएसक्यू टफ होता है, ये मैं मानता हूँ टफ होता है, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि आप जब तक सारे के सारे आंसर को टिक नहीं करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको 41 to 60, इसमें जो शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं, ये देखा गया अभी तक 5 साल का मैंने पेपर लगाया है कि 41 to 50 जो क्वेश्चन होते हैं रिलेटिवली इजी टाइप के होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आप पेशेंस से करते हैं तो इसमें भी आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। फिर मैं कहूंगा जितना आता है उतना लिख के आइए, आपकी रैंक अच्छी होगी। बट इसका मतलब नहीं है कि मुझे 2 ही क्वेश्चन आता है तो मैं 2 ही करके आया, मेरी रैंक अच्छी क्यों नहीं है। जितना मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना करेक्ट आप कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना करेक्ट कर सकते हैं वो आपकी रैंक अप करेगा। निगेटिव मार्क्स से दूर रहने की कोशिश करिए। अब गेट की बात करें तो गेट में आपका कॉमन पार्ट जो होता है, जिसमें जूलॉजी और जियोफिजिक्स दोनों होते हैं, इसमें जो 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 1 से 17-18 तक देखा जाता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते, थ्योरी बेस्ड होते हैं, मगर डायरेक्ट आंसर टाइप के होते हैं, तो ये आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके 18 से 25 जो क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है। अब बात आती है जो जियोलॉजी का सेक्शन होता है, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा टफ होते हैं। तो इसमें भी जो आपका
आपको अच्छे से आता है पहले उसको अटेम्प्ट कर डालिए, न्यूमेरिकल को टच मत करिए। अगर आपको नहीं आता था, आपको लगता है आपको आता है तो न्यूमेरिकल पहले करके खत्म कर दिए, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। फिर जियोफिजिक्स का भी यही है, आपका जियोफिजिक्स में भी आप अच्छे से कायदे से देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़िए उसको समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्या क्वेश्चन से समझ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं ना, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या समझते हैं, मुझे लगा कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूछ रहा है, आपको लगना नहीं ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। इन जनरल हमने बहुत सभी टेलीग्राम पे देख रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन में आते हैं कि सर अरे हमको लगा सर ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जब कोई चीज लिखी हुई है तो उसको अच्छे से पढ़िए, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है वो चीज पढ़ने की कोशिश करिए, कि जो दी गई है जो आपको लग रहा है वो मत सोचिए प्लीज। इसमें ही लड़के बहुत गलती करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं कि उनको लगता है अरे ये तो ये पूछा था और हम ये करके चले आए। तो वो चीज मत करिए, आपके पास टाइम है 2 से 3 मिनट है, आप उसको आराम से देखिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्या चीज दी गई है और क्या निकालना है और कैसे निकाल सकते हैं। बस यही 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं करना है कि अरे ये नहीं ना वो नहीं। अब जैसे आप डार्सी लॉ की बात करते हैं तो डार्सी लॉ में आपके जो पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, उसी में से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। इससे हट के अगर जेईई में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा टफ होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। गेट का भी यही हिसाब है, गेट में डायरेक्ट डार्सी लॉ से क्वेश्चन ना आके उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाता है कि आपका प्रेशर डिफरेंस दिया गया है या कुछ और चीज दिया गया हुआ है आपको, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज उसमें आप बायस मत होइए, उसमें आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जितना अभी तक पढ़ लिया है उसको फिर से रिवाइज कर लिए, फिर से अच्छे से पढ़िए, तो आप और अच्छे से कर सकते हैं। अब उसके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टे काम, बगल वाला कितना कर लिया, मैंने कितना कर लिया, मेरा इतना बाकी है, मेरा उतना बाकी है, ये सब सोचेंगे तो और भी आपका पेपर खराब हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में क्रॉस चेक करिए कि जो आपने लिखा है वो वही है जो आप लिखना चाहते हैं, कि अपने आप तो कहीं कुछ क्लिक नहीं हो गया डर के मारे, कुछ और क्लिक करना था, बी ऑप्शन क्लिक करना था, सी ऑप्शन क्लिक हो गया। क्योंकि हम दिमाग में सोचते कुछ है और करते कुछ है, ये बहुत बड़ा इशू है। कभी कदार क्या होता है, करते करते अरे हम ये बोलना चाह रहे थे तो हमने ये बोल दिया, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे थे। तो जो आप सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर शीट में। इस चीज का भी अच्छे से ध्यान रखिए। अब आपको मैं बता दूं कि अब कैसे अटेम्प्ट करना है, जाके मॉक टेस्ट जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है उसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको क्या करना है, उस एग्जाम को क्लियर करना है और आईआईटीज में एडमिशन लेना है और अच्छे रैंक से एडमिशन लेना है। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, पढ़ने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, पढ़ाई वाला एटीट्यूड होना चाहिए। अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए अगर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, मेरा ये पार्ट रुका हुआ है, वो पार्ट रुका हुआ है। ये गलतियां ना करिए प्लीज, अपने सिलेबस को पहले से ही तैयार करके रखिए। अभी टाइम कम है तो कम से कम रिवीजन कर लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल को देख लिए। मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल शीट अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दी है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया है, लिंक भी दे दिया है। तो जाके वो फॉर्मूला शीट भी पूरा ले लिए, उसमें सारे फॉर्मूले मुझे मैक्सिमम जितने मिले, जितने भी बुक से मिले। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ छूट गया तो आप मुझे मेल कर दिए, मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपकी यही रहेगी, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, नर्वस नहीं होना है, एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। इवन एक माहौल बना लिए कि एग्जाम कैसे देना रहेगा एग्जाम में, तो उसको भी आप घर में बैठ के कर सकते हैं कि 3 घंटा के एग्जाम का प्रैक्टिस होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी अप्रोच को रखिए, जितना आता है उतना करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।